नमस्कार, बड़ी खबर तेज नजर के साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। हमारे इस खास शो में होगी 24 घंटे की सभी बड़ी खबरें पूरे रफ्तार और विश्लेषण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सफर। 3 देशों के दौरे पर निकले पीएम मोदी आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल पहुंचे। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि 21वीं सदी में हिंदुस्तान एशिया में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। बेशक तमाम लोग विदेशों में बड़ी कमाई कर रहे हो, लेकिन अब लोग भारत आना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरियाई राष्ट्रपति पार्क जी-उन-हाय से मुलाकात के बाद सोमवार को दोनों देशों के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। हमारी सारी समस्याओं का समाधान विकास है। गरीब से गरीब परिवार में शिक्षा पहुंचानी है, गरीब से गरीब परिवार में आरोग्य की सुविधाएं पहुंचानी है, गरीब से गरीब को रहने के लिए पक्का घर देना है। तो विकास के बिना संभव नहीं। एक साझा बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरिया से उन्हें मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा रक्षा के क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे का परस्पर सहयोग करेंगे। अपनी अयोध्या यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भले ही राम मंदिर के निर्माण को लेकर असमर्थता जता चुके हो, लेकिन बीजेपी सरकार राम के नाम को लेकर अभी भी गंभीर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय बुद्ध सर्किट और कृष्ण सर्किट के बाद रामायण सर्किट बनाने की योजना बना रहा है। इसके लिए मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर सर्वे का काम शुरू कर दिया है। इससे यूपी के अयोध्या, चित्रकूट जैसे तमाम धार्मिक स्थल जो भगवान राम से जुड़े हुए हैं, उन सभी स्थानों का विकास अब केंद्र की सरकार कराएगी। खास बात यह है कि सर्किट में भारत के अलावा नेपाल और श्रीलंका 2 देश भी शामिल होंगे। इससे पर्यटकों को सुविधाओं के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस बार हम अगली बार रामायण सर्किट के नाम से एक सर्किट और ला रहे हैं। बाकी डेजर्ट सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट, लेकिन आध्यात्मिक सर्किट में रामायण सर्किट को हम शुरुआत करने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार कहीं न कहीं अपने इस फैसले से जनता को संदेश देना चाहती है कि चुनाव से पहले राम का नाम जपने वाली पार्टी को सत्ता मिलने के बाद भी राम का नाम याद है। 26 मई को मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने के बाद बीजेपी जहां मोदी सरकार के उपलब्धियां गिनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस 1 साल की खामियों को लेकर जनता के बीच में जाने के लिए भी प्लान में जुटी है। बीजेपी ने हर रैली और हर कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को बीजेपी की उपलब्धियां गिनाने के टिप्स दिए हैं। वहीं कांग्रेस भी इस मौके पर 2-2 हाथ करने को तैयार है। कांग्रेस की तरफ से मोदी सरकार का 1 साल पूरा होने पर खास तैयारियां की गई हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी के बड़े नेता इस दौरान एनडीए सरकार की खामियों को जनता तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि ये प्लान 5 दिन का होगा, जिसमें ब्लैक मनी, महंगाई समेत तमाम मुद्दों को भुनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी की ओर से बड़े नेताओं को शहरों में जाकर मोदी सरकार की खामियां गिनाने को कहा गया है। 20 मई से इसकी शुरुआत देश के सभी राज्यों में तमाम शहरों से की जाएगी। 26 मई को मोदी सरकार का 1 साल जरूर पूरा होने जा रहा है, लेकिन इस दौरान जनता मोदी सरकार से कितना खुश है, ये कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि कुछ बड़े मुद्दों पे मोदी सरकार अब तक कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है। उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर के सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी और केंद्र की सत्ता में आसीन बीजेपी के बीच तकरार। उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर सत्तारूढ़ केंद्र में बीजेपी और उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की सरकारों के बीच खींचतान चलती रहती है। ये कोई पहला मौका नहीं जब विकास को लेकर दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हों। नया मुद्दा एमपी लैड का है। सांसद निधि के तमाम सारे प्रस्तावों को राज्य सरकार द्वारा लटकाने का आरोप उत्तर प्रदेश की बीजेपी ने लगाया है। हालात ये हैं कि राज्य में जो सांसदों के प्रस्ताव हैं वो 3 से 4 महीने, 4 से 6 महीने, 8 महीने तक प्रस्ताव लंबित है। कभी किसी बहाने उनकी स्वीकृति नहीं हो रही है। स्वाभाविक है, जब स्वीकृति नहीं होगी तो काम नहीं होगा। काम नहीं होगा तो सांसद की छवि खराब होगी, और सबसे खराब स्थिति तो आजमगढ़ की है। अब समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया का इस पूरे मामले पर इंतजार है कि समाजवादी पार्टी केंद्र पर पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग न करने का आरोप लगाती रही है। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर देश भर के किसानों से मुखातिब हो रहे और उनकी आवाज उठा रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। बड़े दिनों बाद किसानों से मिलने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे राहुल गांधी का स्वागत यहां की जनता ने दिल खोलकर किया। खुद राहुल गांधी लोगों के साथ पदयात्रा करते हुए
जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र पहुंचे, जहां पर फूड पार्क बनना था। वहां पहुंचकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से फूड पार्क की राजनीति को हवा दी। विजन था, सोच थी कि हम फूड पार्क लाएं, यहाँ पे 5, 6, 10 डिस्ट्रिक्ट्स का फायदा हो, किसानों का फायदा हो, मजदूरों का फायदा हो। मगर अब मोदी सरकार ने उसको छीन लिया, और मुझसे नहीं छीना है, वो किसान से, मजदूर से, कमजोर लोगों से छीना। इसके साथ ही आने वाले 2 दिनों तक राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में रहकर यहां के अपने कार्यकर्ताओं से, कांग्रेसी नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति का पहला दिन राम मंदिर और नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज के बखान के इर्द गिर्द घूमता रहा। कई साल बाद आज बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक की गई। बैठक अयोध्या के कारसेवकपुरम में की गई। ये वही कारसेवकपुरम है जो विश्व हिंदू परिषद की गतिविधियों का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहीं पर कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जितने भी वक्ता आए, सबने सबसे पहले राम मंदिर की बात की और फिर उसके बाद मोदी सरकार के कामकाज को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इसकी चिंता की। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और इस देश का हर व्यक्ति ये चाहता है कि राम जन्मभूमि से जुड़े हुए लोगों की मन की जो इच्छा है, आखिर वो पूरी होनी चाहिए। कल इस कार्य समिति का आखिरी दिन है और उसमें 2 विशेष सत्र रखे गए हैं। एक सत्र में भूमि बिल पर चर्चा की जाएगी और दूसरे सत्र में नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज को कैसे जनता तक पहुंचाएं, इसके निर्देश दिए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार पिछड़ा वर्ग में 3 सब कैटेगरी बनाने की तैयारी में है, जिसके लिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को मंजूरी भी दे दी गई है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र की ओबीसी लिस्ट में 3 कैटेगरी बनाई जाएंगी और 27% आरक्षण को सब कैटेगरी में बांटा जाएगा। दिए जाने वाले रिजर्वेशन का आधार जनसंख्या होगी। इसको लेकर केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय और एनसीबीसी यूपीए सरकार के समय से ही मंथन कर रहे थे। माना जा रहा है कि 27% आरक्षण का लाभ ओबीसी में एक खास वर्ग को ही मिल पाता है। ये तबका शैक्षणिक और आर्थिक रूप से दूसरे तबके से भी आगे है। केंद्र सरकार की नजर यूपी और बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पे है। विधानसभा चुनाव में इस फैसले का पार्टी को कितना फायदा पहुंचेगा, ये तो परिणाम के बाद ही पता लगेगा। लेकिन इस फैसले के बाद होने वाली प्रतिक्रिया का फिलहाल इंतजार करना होगा। अरुणा शानबाग अब इस दुनिया में नहीं रही। केईएम अस्पताल में नर्स रही अरुणा शानबाग के साथ 23 नवंबर 1973 को रेप की कोशिश की गई थी। अस्पताल के एक स्टाफ सोहन ने अरुणा के गले में चेन कसकर उनके साथ रेप की कोशिश की थी। चेन की कसाव से अरुणा के दिमाग तक खून पहुंचने वाली नसें फट गई। उनके आंखों की रोशनी चली गई। शरीर को लकवा मार गया। अरुणा बोल भी नहीं पा रही थी। अरुणा 23 नवंबर 1973 से बीएमसी के केईएम अस्पताल में भर्ती थी। अरुणा शानबाग पर किताब लिखने वाली लेखिका और अरुणा की दोस्त पिंकी वीरानी ने अरुणा के लिए इच्छा मृत्यु की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2011 में वीरानी की इस अपील को ठुकरा दिया था। 42 साल यानी एक तरीके से पूरी जिंदगी अरुणा ने अस्पताल के कोमा में गुजार दी। वे पिछले 4 साल से वेंटिलेटर पे थी। अरुणा को निमोनिया हो गया था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज देहरादून पहुंचे। देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया। इसके बाद वो राजभवन पहुंचे। राजभवन में कुछ आराम करने के बाद राष्ट्रपति विधानसभा में पहुंचे, जहां पर उन्होंने उत्तराखंड के 71 विधानसभा के सदस्यों को संबोधित किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उत्तराखंड विधानसभा के अपने संबोधन में विधानसभा के सदस्यों से साफ तौर पर कहा है कि हंगामा करने की बजाय जनता से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने की बेहद ही आवश्यकता है। उत्तराखंड की संस्कृति को बयां करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति देहरादून के राजभवन में ही रात्रि विश्राम करेंगे और 19 तारीख सुबह 11 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाओं के परिणाम कल ही घोषित हुए हैं। राज्य सरकार समय से परीक्षा परिणाम देने के नाते
अपनी पीठ थपथपा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हिंदी भाषी राज्य में हिंदी की भाषा में करीब 1 लाख से ज्यादा छात्र फेल हो गए। ये बताती है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली किस तरीके से चल रही है। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों का मेरिट में बोलबाला रहा। एक बार फिर सवाल उठा कि उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक व्यवस्था आखिर किस बूते पर चल रही है। सरकार जहां बड़े बड़े दावे कर रही थी, बोर्ड परीक्षा के परिणाम बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी भी शैक्षणिक माहौल नहीं बन पाया है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री महबूब अली ये कहते हैं कि तमाम जो छात्र फेल हुए हैं वो फिर से मेहनत करें, लेकिन साल भर मेहनत करना, दोबारा परीक्षा देना, दोबारा तैयारी करना, दोबारा उनके परिणाम का इंतजार करना, ये काफी बड़ी मशक्कत है। उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी सबसे बड़ा राज्य है और वहाँ उसे अपनी ही मातृभाषा में अगर इस तरह के परिणाम देने पड़ते हैं तो सवाल उठने लाजमी है। कानपुर का पनकी थर्मल पावर स्टेशन अपनी निर्धारित आयु पूरी करने के बाद भी चलाया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक अगर इसका नवीनीकरण नहीं किया गया तो यहाँ किसी बड़े हादसे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सूबे के विद्युत गृहों में सबसे पुराना पनकी पावर स्टेशन की आयु 12 साल पहले खत्म हो चुकी है। अक्सर यहाँ मशीनी गड़बड़ियाँ होती रहती हैं, जिन्हें सुधार कर उनसे काम लिया जाता है। कुछ दिन पहले हरदुआगंज पावर प्लांट में हुए धमाके ने कानपुर के कान खड़े कर दिए हैं और यहाँ के पावर प्लांट को शीघ्र R&M यानी नवीनीकरण और आधुनिकीकरण की मांग तेज हो गई है। दरअसल सूबे में बिजली का संकट इतना ज्यादा है कि तमाम खतरे मोल लेकर भी इसे चलाना सरकार की मजबूरी बन चुका है। विद्युत की कमी होने के कारण आपको पुराने प्लांट चलाए जाने पड़ रहे हैं। अगर हमारे पास नए प्लांट लगाने की स्थिति बन गई होती, पावर क्राइसिस नहीं होता तो हम बिल्कुल नहीं चलाते। अब देखना यह होगा कि बिजली संकट से जूझ रही सरकार कब पनकी पावर स्टेशन की सुध लेती है और इसके नवीनीकरण की रुकी फाइल पर कोई फैसला लेती है। राजधानी के न्यू राजेंद्र नगर इलाके में दिल्ली पुलिस के हाथों एनकाउंटर में मारे गए मनोज वशिष्ठ के परिजनों को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने SIT जांच का भरोसा दिलाया है। राजनाथ सिंह ने मृतक के परिजनों को पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो CBI जांच के आदेश भी दिए जाएंगे। आपको बता दें कि शनिवार को दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में सागर रत्ना रेस्टोरेंट में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने मनोज वशिष्ठ को मार गिराया था। पुलिस के मुताबिक मारे गए मनोज वशिष्ठ की धोखाधड़ी के कई मामलों में पुलिस को तलाश थी और खबर मिलने पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे न्यू राजेंद्र नगर के सागर रत्ना रेस्टोरेंट में घेरा था। पुलिस के मुताबिक मनोज वशिष्ठ ने पुलिस को देखकर गोली चलाई और जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। एनकाउंटर को लेकर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। मनोज की पत्नी प्रियंका वशिष्ठ ने इस एनकाउंटर को पूरी तरह से फर्जी बताया है। साथ ही दिल्ली सरकार से उसने इस मामले में न्यायिक जांच की मांग की है। दिल्ली में हुए मनोज एनकाउंटर का CCTV फुटेज जी मीडिया को मिला है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मनोज वशिष्ठ को पुलिस पकड़ने गई और फिर वहां उसे पकड़ने के बाद गोली चली है, जिसमें मनोज की मौत हो जाती है। नोएडा पुलिस ने अंतर्राज्यीय नशे के कारोबारियों को धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 करोड़ का गांजा, अफीम और चरस बरामद किया है। पुलिस की माने तो गिरोह पिछले कई दिनों से दिल्ली NCR में सक्रिय था। गिरोह से जुड़े लोग देश के दूसरे हिस्से से सस्ते दामों पर नशे का सामान खरीद कर लाते थे और फिर उसे दिल्ली NCR में मोटे दामों पर बेचा जाता था। पुलिस ने गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पड़ताल में जुटी पुलिस तीनों तस्करों से पूछताछ कर पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नशे के इस कारोबार में और कितने लोग शामिल हैं और गिरोह के तार किन किन लोगों से जुड़े हैं। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनसे भारी मात्रा में आप देख रहे हैं चरस और गांजा बरामद हुआ है, जिसके अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत देखी जाए तो मैं समझ रहा हूँ कम से कम 1 करोड़ रुपए होंगे। नशे के बढ़ते कारोबार को रोकने के लिए जरूरी है कि इस मामले में बने कानून को सख्ती से लागू किया जाए ताकि नौजवान पीढ़ी नशे के गर्त में जाने से बच सके। गाजियाबाद से खबर है कि यहां के कविनगर में DU की छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। छात्रा BCom फर्स्ट ईयर में पढ़ती है और साइबर कैफे से लौट रही थी। इसी दौरान 2 युवकों ने उसके साथ रेप किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
उन्नाव में पुलिस की लापरवाही की वजह से कानपुर से पेशी में आया एक शातिर अपराधी पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। उन्नाव कोर्ट में कानपुर जेल से पेशी पर आया अतीक उन्नाव के ईदगाह रोड का रहने वाला है। वो आज सुबह पेशी पर अदालत आया था और अदालत पर पेशी के बाद उसने सिपाहियों से उसे घर ले जाने को कहा, जिस पर सिपाही उसे लेकर घर गए, लेकिन तभी अतीक ने मौका देखकर अपने घर से ही फरार हो गया। जैसे ही अतीक की फरारी की खबर इन पुलिस वालों को मिली, उनके होश फाख्ता हो गए और थोड़ी ही देर में उसे तलाश करना शुरू हो गया, लेकिन न तो अब तक अतीक का कोई सुराग लगा और न ही दोनों सिपाहियों ने अब तक उन्नाव पुलिस को इसकी कोई सूचना ही दी है। पेशी में आए अपराधियों को पुलिस हमेशा से आवभगत कराती रही है और शायद यही वजह है कि इससे पहले भी कई कैदी पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गए थे। अब एक बार फिर जब उन्नाव में कैदी फरार हुआ है, तब कहीं न कहीं पुलिस की इस कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। क्या पानी के लिए कोई किसी की जान ले सकता है? यह सुनने में भले ही अजीब सा लग रहा हो, लेकिन ये सच है। बिजनौर में पानी के लिए एक शख्स की हत्या कर दी गई। मामला थाना शहर कोतवाली इलाके के सालमाबाद गांव का है। गांव के ही रहने वाले मोहन नाम के शख्स का नल से पानी भरने को लेकर गांव के कुछ लोगों के साथ विवाद हो गया था। पति पत्नी विवाद की शिकायत थाने में दर्ज कराकर रविवार को वापस लौट रहे थे, तभी दोनों पर कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में मोहन की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ये पता लगा कि सामने नल लगा हुआ है, एक सुरेंद्र मोहन सिंह है इनके मकान के सामने, जिसको लेके आपस में झगड़ा हुआ और एक व्यक्ति को मोहन सिंह की मृत्यु हो गई और उनकी वाइफ घायल है। पुलिस ने इस मामले की जांच तो शुरू कर दी है, लेकिन अब देखना यह होगा कि दोषियों को सजा कब तक मिल पाती है। एटा में सफाई आयोग के निर्देश पर 5 लोग खिलाफ एक दलित महिला के साथ गैंग रेप करने का मुकदमा कायम किया गया है। यह मुकदमा गैंग रेप, बंधक बनाए जाने और SC/ST एक्ट के तहत कायम किया गया है। जिन 5 आरोपियों पर केस दर्ज किए गए हैं, उनमें एक रिटायर्ड IAS और समाजवादी पार्टी के नेता भी बताया जा रहा है। पीड़ित महिला के मुताबिक वो 1 साल पहले एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर के घर सफाई काम करती थी। इस दौरान रिटायर्ड IAS ने उससे एक गेस्ट हाउस में बंधक बनाकर 4 अन्य लोगों के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ये श्री अवधेश कुमार सिंह और श्री राजकुमार सिंह के खिलाफ एक महिला ने सफाई आयोग में प्रार्थना पत्र दिया है, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। योजना जारी है, जब तक दिखाएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों के खिलाफ भले ही गैंग रेप का मुकदमा दर्ज हो गया हो, लेकिन पीड़ित महिला को इंसाफ कब मिलेगा, अभी ये कहना मुश्किल है। दलाली की रकम को लेकर उन्नाव आरटीओ में दलालों के 2 पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। दरअसल उन्नाव आरटीओ में दलालों का वर्चस्व है। आलम यह है कि बगैर दलालों तक पहुंचे आम आदमी सीधे काम नहीं करा सकता। इन दलालों को विभागीय अफसरों का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से इनके हौसले बुलंद रहते हैं। उन्नाव में आज भी दलाली को लेकर ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। दफ्तर के बाहर कई राउंड फायरिंग हुई, जिससे दहशत फैल गई। वहीं आरटीओ विभाग की ओर से पुलिस को अब तक कोई भी जानकारी नहीं मुहैया कराई गई है। जैसा कि यहाँ पे बिना दलालों के कोई काम अपने आप वहाँ होना बहुत ही मुश्किल है। आम जनता का यहाँ रहना, लगातार यहाँ पे फायरिंग यहाँ जैसे रोज का काम बन गया है। दरअसल उन्नाव आरटीओ में 1 महीने में ये दूसरी घटना है जब दलालों के 2 पक्ष आपस में हिंसक संघर्ष करते हुए दिखाई दिए हैं। और हैरत की बात यह है कि जिन आरटीओ के अधिकारियों को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो चुप्पी साध कर बैठे हैं। पवित्र अमरनाथ यात्रा 2 जुलाई से शुरू होगी। यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। साल 2015 में बाबा बर्फानी के पहले दर्शन हम आपको कराने जा रहे हैं। ये ताजा तस्वीरें पवित्र हिमलिंग की हैं, जो फिलहाल पूरे आकार में है, और ये तस्वीरें पहलगाम विकास प्राधिकरण की तरफ से हमें मुहैया कराई गई हैं। और आप जी मीडिया पर बाबा बर्फानी के पहले दर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस साल हिमलिंग का आकार 14 फीट का है और इस साल यात्रा मार्ग पर भी कम बर्फबारी हुई है। देखिए, पहली बात तो ये है, यात्रा के अलावा भी हर वक्त हाईवे को तो महफूज रखना ही है। हाईवे क्यों, पूरे
कश्मीर को महफूज रखना है। जो लोग इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं उनकी कोशिश जारी रहेगी, लेकिन हमारी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम इसको महफूज रखेंगे।